इस यूट्यूब चैनल में मैं नरेंद्र कुमार मलिक एडवोकेट आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको मेरी अगली आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन समय से मिल सके और आप साथ ही बेल आइकन भी दबाएं। धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। जी, गुड इवनिंग क्लास। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। जी, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए, लास्ट क्लास में हमने सीआरपीसी के 10 अध्याय कंप्लीट कर लिए हैं और आज की क्लास में हम सीआरपीसी का अध्याय 11 शुरू करने जा रहे हैं। अध्याय 11 जो सीआरपीसी का है वो बात करता है प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ द पुलिस, पुलिस का निवारक कार्य। ठीक है, प्रिवेंशन शब्द आप सभी वाकिफ होंगे। प्रिवेंशन किसे कहा जाता है? कल्पना, क्या होता है प्रिवेंशन? सर किसी कार्य को हाँ, बोलिए बोलिए। बोलो भाई। सर, पुलिस के द्वारा कुछ कार्य को जो उनकी रोकथाम, जो अपराध ऐसे हों हाँ। जिनको करने से पहले उनको रोकना। बिल्कुल। देखिए, एक कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ठीक है, आप अगर किसी बीमारी से अपने आप को बचा के रखें, प्रिवेंट करके रखें, बीमारी के लक्षणों से बच के रहें, तो उसको कहते हैं प्रिवेंशन। यानी कि आप पहले से सजग हैं, है ना। जैसे कि अगर डेंगू मलेरिया की हम बात करें एग्जाम्पल के तौर पर, तो डेंगू मलेरिया कब होता है? जब आपको डेंगू मलेरिया से संक्रमित मच्छर काट लें तब होता है। तो यदि आप पहले से पहले ही, हाँ गुड इवनिंग सदब, पहले से पहले ही आप अपने आसपास साफ़ सफाई रखें, है ना, और मच्छरों के ख़िलाफ़ जो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं प्रिवेंशन के तौर पर, वो सब बातें प्रिवेंट करें, तो आपको बीमार पड़कर अपना क्योर करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो यहाँ भी पुलिस का ये निवारक कार्य ही बता रहा है अध्याय 11। तो ये कह रहा है कि कुछ अपराध होने से पहले ही अगर प्रिवेंटिव मेजर्स ले लिए जाएं तो पुलिस का काम आसान हो जाएगा। अगर अपराध हो जाएगा तो अपराध होने के बाद पुलिस की जो सिरदर्दी बढ़ने जा रही है, तो वो अध्याय 11 में बताई गई बातों को करके कुछ संभावित अपराधों को रोक सकते हैं। तो इसको कहते हैं प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ द पुलिस। क्लियर है सदब? जी। 149 कह रहा है, पुलिस टू प्रिवेंट कॉग्निजेबल ऑफेंसेस एवरी पुलिस ऑफिसर मे interpose for the purpose of preventing and shall to the best of his ability prevent the commission of any cognizable offense। cognizable offense हमने कहाँ पढ़ा है भाई सीआरपीसी में? संज्ञेय अपराध। संज्ञेय अपराध सीआरपीसी की कौन सी धारा में पढ़ा है? सर 2C में। 2C में बता रही है कल्पना। यस। हाँ जी। और होता क्या है? हाँ जी, सरजीत शर्मा जी, आप तबीयत कैसी है आपकी? जी सर, ठीक है सर जी, अब सही है सर। हाँ, तो मैं पूछ रहा था कि कॉग्निजेबल ऑफेंस हमने सीआरपीसी की कौन सी धारा में पढ़ा है, कौन से अध्याय में पढ़ा है? सर 2C में है। 2C में है। अध्याय कौन सा है? फर्स्ट। अध्याय फर्स्ट है कि सेकंड है? सर
फर्स्ट है। पक्का? जी। कल्पना चौहान अध्याय 1 बता रही हैं सदब, क्या इनकी बात से सहमत हैं आप? जी सर सही है, फर्स्ट उसमें ही है, अध्याय 1 में 1 से 5 तक है उसमें वो, और क्या? 2C में ही आपका कॉग्निटिव ऑफेंस है। ओके ओके। कॉग्निजेबल ऑफेंस होता क्या है, इस बारे में भी थोड़ा सा आप प्रकाश डालिए। सर ऐसे अपराध जिनमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। वारंट के। जी चलिए, बहुत बढ़िया। तो 149 पुलिस को ये राइट देती है कि अगर उसको ऐसा प्रतीत होता है कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस होने की संभावना है, तो वैसे संभावनाओं को रोकने का कार्य 149 में पुलिस को पावर है कि वो अपराध होने का इंतज़ार ना करे। यदि उनको ऐसा कुछ आभास हो रहा है, ऐसी कुछ परिस्थितियां बन रही हैं, तो वो वैसे व्यक्तियों को पहले से पहले रोकथाम कर ले, गिरफ्तारी कर ले उनकी, कि भी जो इस प्रकार का अपराध करने की संभावना जिनसे लग रही है। ठीक है। 150 कह रहा है इंफॉर्मेशन ऑफ डिज़ाइन टू कमिट कॉग्निजेबल ऑफेंस। ठीक है। ये कह रहा एवरी पुलिस ऑफिसर रिसीविंग इंफॉर्मेशन ऑफ ए डिज़ाइन टू कमिट एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस शेल कम्युनिकेट सच इंफॉर्मेशन टू द पुलिस ऑफिसर टू whom he is subordinate and to any other officer whose duty it is to prevent or take cognizance of the commission of any such offense। तो 150 कह रहा है कि संज्ञेय अपराधों के किए जाने की परिकल्पना की इत्तला, डिज़ाइन अगर कहीं बनाया जा रहा है, डिज़ाइन बोले तो कोई प्लानिंग हो रही है किसी ऐसे अपराध की, है ना, तो उस अपराध के किए जाने की परिकल्पना की इत्तला यदि मिलती है तो 150 कहता है प्रत्येक पुलिस अधिकारी जिसे किसी संज्ञेय अपराध को करने की परिकल्पना की इत्तला प्राप्त होती है, ऐसी इत्तला की संसूचना उस पुलिस अधिकारी को जिसके वे अधीनस्थ है और किसी ऐसे अन्य अधिकारी को देगा जिसका कर्तव्य किसी ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण या संज्ञान करना है। तो वो इन्फॉर्म कर देगा कि इसको प्रिवेंट कीजिए, रोकिए। क्लियर है शर्मा जी? 149 को भी एक बार गो थ्रू कर दें, वो हुआ नहीं है। क्या कह रहे हैं अमित जी? 149 आपने उसको एक्सप्लेन नहीं किया है गो थ्रू करके। अच्छा। सीधे 150 150 पे आ गए हैं। अच्छा, तो देखिए 149 ये कह रहा है कि प्रत्येक पुलिस अधिकारी किसी संज्ञेय अपराध के किए जाने का निवारण करने के प्रयोजन से हस्तक्षेप कर सकेगा और अपनी पूरी सामर्थ्य से उसे निवारित करेगा। ठीक है। तो यदि किसी पुलिस अधिकारी की नॉलेज में ऐसा मामला आ रहा है कि कोई संज्ञेय अपराध किया जाने वाला है, तो उसको प्रिवेंट करेगा, रोकने का प्रयास करेगा और अपनी पूरी सामर्थ्य के साथ प्रयास करेगा। ठीक है। उसको इंटरवीन करेगा, उसमें हस्तक्षेप करेगा, उसको रोकेगा। हम यहाँ प्रिवेंशन पढ़ रहे हैं, अध्याय 11 पढ़ रहे हैं, जो कि सीआरपीसी में पुलिस की पावर्स बता रहे हैं कि पुलिस के क्या क्या निवारक कार्य हैं, अपराधों को रोकने के लिए पुलिस क्या क्या मेजर्स ले सकती है, क्या क्या स्टेप्स ले सकती है, ये यहाँ बताया जा रहा है। वैसे तो सामान्यतः ये माना जाता है कि पुलिस अपराध होने के बाद ही प्रकट होती है ना। तो भाई नॉर्मली पुलिस अपराध होने के बाद ही आएगी। वो पुलिस को यदि अपराध से पूर्व अगर कोई सूचना मिल रही है तो उस स्थिति में अध्याय 11 एक्शन में आता है। और अन्यथा सामान्यतः क्या होता है कि अपराध की परिकल्पना और अपराध इतने गोपनीय तरीके से किए जाते हैं कि हर अपराध की संसूचना अपराध होने से पहले पुलिस को मिल जाए, फिर तो अब जो क्राइम रेट है वो शून्य ही हो जाएगा। लेकिन ये संभव नहीं है, समाज में कभी भी क्राइम रेट शून्य नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि राज्य के पास इतने संसाधन नहीं हैं कि वो हर व्यक्ति की सिक्योरिटी में एक सिक्योरिटी गार्ड उपलब्ध करा सके।
जीरो टॉलरेंस नहीं हो पाता हाँ। है, कहते हैं कि हम जीरो टॉलरेंस पे काम कर रहे नहीं, हैं। जीरो टॉलरेंस राज्य की नीति हो सकती है, लेकिन जीरो टॉलरेंस में यही तो है कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे अपराध को, लेकिन अपराध होगा तो अपराध के खिलाफ जो है वो कठोर से कठोरतम एक्शन लिए जाएंगे। जीरो टॉलरेंस का मतलब ये है, जीरो टॉलरेंस का मतलब ये थोड़ी है कि अपराध को रोक दोगे आप, अपराध के प्रति नज़रअंदाज नहीं रहा जाएगा, दैट इज जीरो टॉलरेंस, है ना भाई। मैं एक बात एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाऊं कि यदि मैं ये कहता हूँ कि मैं अपनी क्लास में जो क्या बोलते हैं, अरे क्लास का जो कुछ वर्ड नहीं आ रहा समझ में, क्लास की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को भंग नहीं होने दूंगा, मेरा कहने का मतलब ये है, और मैं उसके प्रति जीरो टॉलरेंस रखूँगा। तो यदि कोई अनुशासन भंग करता है क्लास में तो उसके खिलाफ त्वरित एक्शन लूँगा, दैट इज़ जीरो टॉलरेंस। मेरे जीरो टॉलरेंस होने से क्लास में हो सकता है कि कोई न्यूसेंस हो और वो अनुशासन भंग करे, तो उस भंग करने वाले व्यक्ति को फौरन एक्शन लिया जाएगा उसके खिलाफ, तो दैट इज़ जीरो टॉलरेंस। भाई योगी जी कहते हैं कि प्रदेश में अपराधों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति है, तो क्या अपराध नहीं हो रहे हैं? अपराध फिर भी हो रहे हैं। अपराधी अपना काम करेगा, ये तो एक व्यवस्था बनी हुई है। यदि जीरो क्राइम रेट हो जाए तो क्या काम पुलिस थानों का रहेगा और क्या काम कोर्ट कचहरी का रहेगा और क्या काम वकीलों का रहेगा? ये तो एक जीवन चक्र बना हुआ है, फूड चेन की तरह है, ठीक। तो 151, अब ये धारा 151 बड़ी आप लोगों को सुनने में आती होगी। तो ये कह रहा है अरेस्ट टू प्रिवेंट द कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो पुलिस क्या करे यदि किसी व्यक्ति के विषय में ये पता लग जाए कि ये व्यक्ति कॉग्निजेबल ऑफेंस करने ही वाला है, तो पुलिस क्या करती है? 151 में उसको गिरफ्तार कर लेती है। ये कह रहा है अ पुलिस ऑफिसर knowing of a design to commit any cognizable offence may arrest without orders from a magistrate and without a warrant the person so designing if it appears to such officer that the commission of the offence cannot be otherwise prevented। अब पुलिस के पास क्या पावर है भाई? पुलिस को पता लग गया, पुलिस को नॉलेज आ गई कि भाई कोई ना कोई खिचड़ी पक रही है और उस खिचड़ी का जो परिणाम होने वाला है वो क्या होने वाला है कि कोई ना कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हो जाएगा। तो फिर जब तक आपके पास कोई राइट ना हो तब तक आप प्रिवेंशन क्या करेंगे? तो प्रिवेंशन का डायरेक्ट राइट दिया है 151 में। ये कह रहा है कि संज्ञेय अपराधों का किया जाना रोकने के लिए गिरफ्तारी, और 151 की उपधारा 1 ये कह रही है कि कोई पुलिस अधिकारी जिसे किसी संज्ञेय अपराध करने की परिकल्पना का पता है, ऐसी परिकल्पना करने वाले व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के आदेशों के बिना और वारंट के बिना उस दशा में गिरफ्तार कर सकता है जिसमें ऐसे अधिकारी को प्रतीत होता है कि उस अपराध का किया जाना अन्यथा नहीं रोका जा सकता। मतलब कि उसकी गिरफ्तारी ही एक लास्ट ऑप्शन है उस अपराध को प्रिवेंट करने के लिए। तो वैसी अवस्था में 151 की उपधारा 1 में जो है उसकी गिरफ्तारी कर लेगा पुलिस अधिकारी। और इसकी उपधारा 2 कह रही है कि नो पर्सन अरेस्टेड अंडर सब सेक्शन 1 शैल बी डिटेन्ड इन कस्टडी फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 24 आवर्स फ्रॉम द टाइम ऑफ हिज अरेस्ट अनलेस हिज फर्दर डिटेंशन इज रिक्वायर्ड और ऑथराइज्ड अंडर एनी अदर प्रोविजंस ऑफ दिस कोड और ऑफ एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। और ये कह रहा है कि उपधारा 1 के अधीन गिरफ्तार किए गए किसी व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के समय से 24 घंटे की अवधि से अधिक के लिए अभिरक्षा में उस दशा के सिवाय निरुद्ध नहीं रखा जाएगा जिसमें उसका और आगे निरुद्ध रखा जाना इस संहिता के या तत्समय प्रवर्तित किसी अन्य विधि के किन्हीं अन्य उपबंधों के अधीन अपेक्षित या प्राधिकृत है। ठीक है, तो 151 में गिरफ्तारी हो गई, 151(1) में गिरफ्तारी हो गई, 151(2) में ये प्रक्रिया बता दी है कि वही 24 घंटे का समय यहाँ भी है कि आप 24 घंटे के अंदर अंदर उसे कंसर्न मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करेंगे।
है ना। और इसमें जो पेशी होती है वो कहाँ होती है? 151 के मुलजिम को किस मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है सदब? एनु। एसडीएम के यहाँ होता है, हमारे यहाँ कमिश्नरेट में होता है सर। हाँ, तो वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। और जहाँ कमिश्नरेट पुलिस व्यवस्था है तो वहाँ चूँकि मजिस्ट्रेट की पावर पुलिस को ही सुपुर्द कर दी गई है, तो वैसी व्यवस्था में वहाँ संबंधित एसीपी डीसीपी जो भी व्यवस्था होगी ज़िले के हिसाब से, उसी के समक्ष उसको पेश किया जाएगा। ठीक है। 152 कह रहा प्रिवेंशन ऑफ इंजरी टू पब्लिक प्रॉपर्टी। ये कह रहा पुलिस ऑफिसर में ऑफ हिज ऑन अथॉरिटी इंटरपोज टू प्रिवेंट एनी इंजरी अटेम्प्टेड टू बी कमिटेड इन हिज व्यू टू एनी पब्लिक प्रॉपर्टी मूवेबल और इमूवेबल और द रिमूवल और इंजरी ऑफ एनी पब्लिक लैंडमार्क और बुआई और अदर मार्क यूज्ड फॉर नेविगेशन। ये कह रहा है 152 के लोक संपत्ति की हानि का निवारण करेगी पुलिस। 152 में यहाँ बताया गया है कि किसी पुलिस अधिकारी की दृष्टिगोचरता में किसी भी जंगम या स्थावर लोक संपत्ति को हानि पहुँचाने का प्रयत्न किए जाने पर वह उसका या किसी लोक भूमि चिन्ह या बोया या नो परिवहन के लिए प्रयुक्त अन्य चिन्ह के हटाए जाने या उसे हानि पहुँचाए जाने का निवारण करने के लिए अपने ही प्राधिकार से हस्तक्षेप कर सकता है। क्या समझे? तो पब्लिक प्रॉपर्टी को 152 में अगर कोई क्षति पहुंचा रहा है तो वो पुलिस अधिकारी जिसकी दृष्टिगोचरता में ऐसा किया जा रहा है, ऐसी क्षति पहुंचाने वाले व्यक्ति को क्या करेगा? वहाँ हस्तक्षेप करेगा, उसे रोकेगा, प्रिवेंट करेगा। ठीक है भाई। और 153 बात कर रहा है इंस्पेक्शन ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। ये कह रहा है एनी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन में विदाउट ए वारंट एंटर एनी प्लेस विद इन द लिमिट्स ऑफ सच स्टेशन फॉर द पर्पज ऑफ इंस्पेक्टिंग और सर्चिंग फॉर एनी वेट्स और मेजर्स और इंस्ट्रूमेंट्स फॉर वेइंग यूज्ड और केप्ट देयरिन whenever he has reason to believe that there are in such place any weights, measures or instruments for weighing which are false। ये कह रहा है कि कोई पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी, तो यहाँ पावर जो है 153 में स्टेशन हाउस ऑफिसर को है, एसएचओ ही ऐसा कर सकता है। उस थाने की सीमाओं के अंदर किसी स्थान में जब कभी उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि ऐसे स्थान में कोई बाट माप या तोलने के उपकरण हैं जो खोटे हैं। खोटे से क्या मतलब है भाई? एनु जिन पर बोलो बोलो। तो जिन पर मार्क नहीं लगा होता, मतलब वो नकली बना करके रखते हैं, जैसे कि क्या बोल दो मतलब उनके ऊपर सर क्या वो लगी हुई होती नहीं, क्या होती है स्टैम्प वगैरह, क्या होती है इसका गवर्नमेंट की, उससे माइंड से निकल रहा मेरे वो वर्ड। वो ऐसे मतलब जिनके ऊपर वो नहीं लगी होती वो नकली होते हैं, खोटे। जिसके ऊपर वो नहीं लगी होती वो नकली होते हैं। पर वो चीज में दिमाग ऐसा हो जाता है कई बार बोलते हुए ना, कुछ शब्द, अभी मेरे साथ भी हो गया था, अनुशासन भंग शब्द मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था। तो दिस इज़ मतलब कि एक जनरल सी बात है, कोई बात नहीं है। एक्चुअली बाट माप का एक विभाग होता है और बाट माप विभाग जो है वो लगभग हर साल या 6 माह जो भी समय होगा उस एक्ट में, उसके अकॉर्डिंगली, चूँकि जो नॉर्मली लोहे के बाट होते हैं तो वो घिस जाते हैं, ठीक है ना। तो घिसने की वजह से उनको फिर उनके बाट के नीचे आपने देखा होगा एक छेद होता है लोअर साइड में, तो वो छेद इसीलिए है कि जितना वज़न उनका कम हो गया है उसमें उतनी वज़न की धातु भर के और फिर उसको स्टैम्पित किया जाता है।
उस डिपार्टमेंट के द्वारा, और सामान्यतः उस स्टैंप को कोई लगवाता नहीं है और कई कई साल उन्हीं बाटों का प्रयोग करते रहते हैं। और बाट घिसते घिसते 1 किलो का बाट है तो वो मान लीजिए 980 ग्राम का रह गया, तो वो बाट खोटा हो गया, वो बाट एक्यूरेट नहीं है, वो अपना वज़न के प्रति न्याय नहीं कर रहा है, तो वैसे बाट को खोटा बाट कहा जाएगा। या फिर कई स्थान पे आपने देखा होगा कि कुछ पत्थर का वज़न रख लेंगे तौल के, भाई 1 किलो का ये बाट है, ये पत्थर 1 किलो का है, ये 5 किलो का है, तो वो भी खोटे बाटों में ही गिना जाएगा। इज दैट क्लियर? वही तो है ना, गनीमत तो ये है कि कुछ लोग जो ईंटें रख लेते हैं और वो घिस करके वो उनका वो तो एक बार बता देते हैं जी 1-2 किलो की है, पता चलता हो 1 किलो की रह जाती है। हाँ बिल्कुल, भाई लोहा तो देर में घिसता है थोड़ा, लेकिन ईंट और ये पत्थर वगैरह तो ज़्यादा जल्दी घिस जाते हैं ना। तो ऐसी अवस्था के लिए 153 में जो संबंधित थाने का भार साधक अधिकारी होगा वो वैसे बाट माप का निरीक्षण कर सकता है। और इसकी उपधारा 2 कह रही है कि इफ़ ही फाइंड्स इन सच प्लेस एनी वेट्स मेजर्स और इंस्ट्रूमेंट फॉर वेइंग which are false, he may seize the same and shall forthwith give information of such seizure to a magistrate having jurisdiction। तो वो क्या करेगा, इस प्रकार के जो उपकरण होंगे, उपकरण में क्या है, तराजू वगैरह भी हो सकती है, बाट ही बाट नहीं, खोटी तराजू भी होती है। आप उसको सेंटर में लेके ऐसे तोल के देखेंगे, पता लग रहा है एक पलटा पहले से ही डाउन जा रहा है, बैलेंस नहीं है। तराजू को क्या कहते हैं इंग्लिश में? बैलेंस, उसका बैलेंस ही गड़बड़ाया हुआ है। सर उसमें तो हाथ लगा के रखते हैं ऊपर से, अगर वो होता है हाँ, वो उसके कांटे बैलेंस को बना के रखते हैं। अक्सर ये जो आपके कबाड़ लेने वाले कबाड़ी होते हैं ना, इनकी जी सर। तराजू कभी चेक करके देखना, तो वो पहले ही 2 किलो का उसमें क्या बोलते हैं उसको, वो डांडी मार के रखता है, डांडी मारना उसको बोलते हैं। ठीक है, लगाए रखते हैं पहले ही उसमें। हाँ सर एक तराजू और होती है कौन जिसे सी? केमिकल बैलेंस बोलते हैं, जो लैब में यूज होती है, हम फिजिक्स की लैब में और केमिस्ट्री की लैब में उनमें देखते थे केमिकल बैलेंस। ओके वो जिसमें बहुत छोटी सी होती है वो सुनारों के पास होती थी वही। हाँ सुनारों के पास थी, अब तो सबके पास इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन आ गई है ना। और ये समस्या इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन में भी होती है। आप ये ना समझे कि वो हर टाइम 100% एक्यूरेट रहेंगी। उनके ऊपर वज़न पड़ के ना वो क्या हो जाता है कि वो फिर गलत वेट बताना शुरू कर देती हैं। तो उनका भी इसी प्रकार स्टैम्पीकरण होना चाहिए, होता भी है ना। तो वेइंग मशीन, चूँकि इसमें इंस्ट्रूमेंट वर्ड भी आ गया ना, तो इंस्ट्रूमेंट में वो वेइंग मशीन, तराजू वगैरह सब आ जाएंगी। ठीक है, तो आपका अध्याय 11 यहाँ समाप्त होता है। अध्याय 11 से सवाल आ जाता है बहुत बार, मेंस में सवाल मिला हुआ है अध्याय 11 से हमें। तो वहाँ प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ पुलिस पूछा गया था, तो हमें फिर ये धारा बताते हुए उन्हें समझाना पड़ेगा कि प्रिवेंटिव जो एक्शन लिए जाएंगे वो अध्याय 11 के तहत लिए जाएंगे। ठीक है, अब मोस्ट इम्पोर्टेंट अध्याय 12, वैसे तो पूरी CRPC अपने आप में इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, इसको लिख लीजिए अध्याय 12 को। ठीक है, ये क्या बात करती है? ये बात करती है इन्फॉर्मेशन टू, हाँ जी, सबकी जड़ है जी, यहीं से शुरुआत होती है। यहीं से मैंने शायद आपको एक बार पहले भी बताया था कि जो IPC के अंतर्गत सर्वप्रथम FIR जो हुई थी वो आपके कब से लागू हुई थी? 1 जनवरी 1862 से शुरू हुई थी। IPC का इन्फोर्समेंट जो हुआ था वो 1 जनवरी 1862 से हुआ था, है ना। और प्रथम FIR जो हुई थी वो दिल्ली का थाना सब्जी मंडी है, आज़ादपुर सब्जी मंडी,
उस थाने में ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया पहली एफआईआर हुई थी 18 जनवरी को जाकर, और जो कि चोरी की एफआईआर थी। ठीक है ना। तो उसी विषय में यहाँ सीआरपीसी बात करती है, ये बात करती है इंफॉर्मेशन टू द पुलिस एंड दियर पावर्स टू इन्वेस्टिगेट। पुलिस को इतला और उसकी अन्वेषण करने की शक्तियाँ, ये सारे क्रिमिनल प्रोसीडिंग का बेस है, यहाँ से शुरुआत होती है। हालांकि क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू करने के अन्य रास्ते भी हैं जो हम आगे की धाराओं में पढ़ेंगे, लेकिन जो सर्वप्रथम पहला रास्ता एक पीड़ित व्यक्ति को नज़र आता है, वो पहला रास्ता यही नज़र आता है कि मैं अपने साथ हुए अपराध की सूचना पुलिस को दूं, और पुलिस जो है उस इत्तला पर जो है क्या करे, मेरी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर ले। बाकी की रास्ते तो फिर बाद में खुलते हैं। मान लीजिए पुलिस नहीं करती है रिपोर्ट दर्ज, तो फिर वो वकील साहब के पास जाते हैं, वकील साहब मेरी रिपोर्ट दर्ज नहीं हो रही है, तो फिर वकील साहब बताते हैं कि भाई सीआरपीसी में एक व्यवस्था 156(3) भी है, उसके माध्यम से हम पहले एसएसपी को सूचना देते हैं, और एसएसपी को सूचना देने के बाद 156(3) का प्रार्थना पत्र कंसर्न मजिस्ट्रेट के समक्ष लगाते हैं। ठीक है। फिर एक रास्ता और भी है, वो कौन सा रास्ता है अमित? एक कंप्लेंट भी है सर। हाँ, कि हम सीधा मजिस्ट्रेट से ही कंप्लेंट करें जाके। पुलिस हमारी बात नहीं सुन रही है तो हम मजिस्ट्रेट के समक्ष जाके अपना परिवाद, जो हम आगे की धाराओं में पढ़ेंगे, तो देखते हैं 154 क्या कह रहा है। सदब, आपका माइक जब भी खुलता है पीछे से रनिंग कमेंट्री हर वक्त आती है। अरे कैसे पढ़ती हो भाई तुम ऐसे माहौल में? मतलब कि सर वो तो रूम में है, लेकिन रूम भी बंद है, लेकिन वो जो भतीजी है वो माशाल्लाह बस अल्लाह ही है बस उसका, तो सर उसको मना भी करती हूँ लेकिन बहुत चीखती है। चलो बच्चे हैं तो लेकिन मैं जी सर, लेकिन मैं सर कान में वो लगा के रखती हूँ, तो मुझे पता नहीं चलता है। एक्चुअली आप हैबिचुअल हो रखे हैं, फिर आपने लीड कान में लगाई हुई है। हाँ चलिए कोई बात नहीं। यस सर, एयरबड माइक में दूर की आवाज अच्छी आती है, जो पास में रहते हैं उनकी आवाज कम आती है। बिल्कुल 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 ऐसा हो जाता है ना। देखो आपको मैं बताऊं कि कुछ लोगों के निवास स्थान मान ली रेलवे लाइन के बराबर से है, तो रेल वहाँ से दिन में तो बहुत सारा शोर होता है, रेल की कम आवाज़ समझ आती है, लेकिन रात को सोते टाइम रेल जब गुजरती होगी उनके घर के बराबर से, तो उनको आदत वैसे ही माहौल में सोने की हो जाती है ना। तो वो उसके यूज टू हो जाते हैं। रेल जा रही है उनकी बला से, वो अपने उनके खर्राटे अपने स्तर से चल रहे हैं, उनका इंजन अपना चल रहा है, रेल का इंजन अपना चल रहा है। जी सर, पहले हमारे गांव में हमारा घर था उधर ही रेलवे लाइन के पास, तो अगर कोई हमारे रिलेटिव आ जाते थे तो पूरी रात बैठे रहते थे। एक ट्रेन गई फिर दूसरी आ गई, तो सुबह को यही शिकायत रहती थी क्योंकि पूरी रात बैठे, एक जाती है एक आती है, पर हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता था। निकू जी ये व्यवस्था इसलिए करवाई हुई है कि कोई मेहमान एक रात से ज़्यादा ना टिके। तो चलिए देखते हैं 154(1) क्या कह रहा है। 154(1) कह रहा है कि एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ ए कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो देखिए जो 154(1) है वो संज्ञेय अपराधों के बारे में बात करती है। ध्यान रखिएगा, संज्ञेय अपराधों के विषय में 154(1) में बात होती है ना। इफ़ गिवन orally to an officer in charge of a police station shall be reduced to writing by him or under his direction, and he read over to the informant, and every such information, whether given in writing or reduced to writing as aforesaid, shall be signed by the person giving it, and the substance thereof shall be entered in a book to be kept by such officer in such form
as the state government may prescribe in this behalf। तो ये कह रहा है कि कोई व्यक्ति यदि पीड़ित आ रहा है और वो अपने खिलाफ हुए किसी संज्ञेय अपराध की सूचना दे रहा है, तो दोनों अवस्थाएं हैं। वो व्यक्ति मौखिक सूचना भी दे सकता है और वो व्यक्ति राइटिंग में भी दे सकता है। तो एक सवाल यहाँ से ये बन जाता है कि क्या एफआईआर मौखिक हो सकती है? तो आप कहेंगे यस, मौखिक का प्रावधान है। मौखिक को सुन के लिखा जाएगा जो वो बोलेगा, और फिर उसको पढ़ के सुनाया जाएगा, फिर उसके हस्ताक्षर उस पर कराए जाएंगे। और यदि कोई अपने आप ही लिख के ला रहा है तो उसको उसके हस्ताक्षर सहित लिया जाएगा। बिना हस्ताक्षर के कोई एफआईआर नहीं ली जाएगी, कोई तहरीर नहीं ली जाएगी। और फिर उस तहरीर की एंट्री एक बुक में की जाएगी, जो बुक स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा वैसे फॉर्म में बनाई गई है जैसा कि स्टेट गवर्नमेंट ने फॉर्मेट बनाया हुआ है, ठीक। और उस बुक की एंट्री करके फिर तहरीर जो होती है वो है कि जो कंप्लेनेंट या जो शिकायत करता है हाँ, वो दे रहा है। हाँ, और एक चिक बोल देते हैं उसको सामान्यतः चिक वो है जो एफआईआर होती है। हाँ, चिक एफआईआर जब चढ़ जाती है तो एफआईआर की कॉपी एक दी जाती है पीड़ित को। हाँ, तो उसको चिक काटना मतलब कहा जाता है। अब तो कंप्यूटराइज हो गया सारा मामला। पहले क्या होता था, रजिस्टर में बाय हैंड लिख के, और उसकी प्रति जो है वो 3 प्रतियों में बनती थी। एक मूल प्रति है ना, एक आपकी पुलिस स्टेशन के पास रहेगी, एक पीड़ित को जाएगी। मूल प्रति को वो भेज देंगे कहाँ, कंसर्न मजिस्ट्रेट के पास, और एक प्रति उसकी रजिस्टर में रह जाएगी, एक प्रति उसकी पीड़ित को चली जाएगी। अब सब कंप्यूटराइज हो गया है मामला। तो 154 की उपधारा 1 आप लोगों को अच्छे से समझ आई? यस सर। अब इसका प्रोविज़ो कह रहा है। प्रोविज़ो क्या कह रहा है ये देख लीजिए। प्रोविज़ो कह रहा है प्रोवाइडेड दैट इफ़ द इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय द वुमेन अगेंस्ट whom an offence under section 326A, section 326B, section 354, section 350A to D है ना, और section 376, section 376A है ना, A B, section 376B, C and D, and section 376DA, section 376DB, section 376E और section 509 of the Indian Penal Code 45 of 1860 is alleged to have been committed or attempted, then such information shall be recorded by a woman police officer or any woman officer। तो ये कहा गया है कि जो ये धाराएं हमने पढ़ी हैं, ये धाराएं अगर इन धाराओं से संबंधित कोई अपराध है, और नॉर्मली ये सारी अपराध जो है ये महिलाओं के विरुद्ध अपराध हैं, ठीक है। इनमें बस एक अपराध ऐसा है नॉर्मली जो पुरुष के विरुद्ध भी हो सकता है। वो कौन सा है? 509। सदब कह रही है 509 ऐसा अपराध है। नहीं सर, नहीं। कल्पना आप बताएं। ऊपर हम धाराएं पढ़ के आए हैं और ये सब आईपीसी की धाराएं हैं, तो इनमें ऐसी 376 हाँ, कल्पना बोल रही है जो है। हाँ हाँ सर 326। हाँ, आहिस्ता 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 तुम सारी धारा बता दोगे, उनमें से एक आध धारा तो मिल ही जाएगी ऐसी। चलो 326 बताओ क्यों है ऐसी? अरे तेजाब हमला है, और तेजाब हमला किसी पुरुष के खिलाफ भी हो सकता है। यस, किसी पे भी। हाँ, यही सर, यही ध्यान आ रही थी बात। हाँ, और वैसे सामान्यतः 99% केसेस जो हैं वो तेजाब हमलों के महिलाओं के विरुद्ध ही होते हैं। पुरुष के विरुद्ध तो हमारे पास एक
am I right ना? 326A में सही कहा ना मैंने? 326A और 326B दोनों धाराएं हैं, ए और बी दोनों हैं, भी दोनों के साथ के लिए है ना। हमारे पास भी अब हमारी 23 साल की वकालत हो गई है, तो 23 साल की वकालत में एक केस आया है पुरुष पे हमले का तेजाब से। बदकिस्मती से बेचारा पता नहीं कौन होगा। वो पता है कौन होगा? वो किसी की प्रेमिका का कौन सा? होने वाला पति था। ओहो, तो उसने सज्जन ने क्या करा, जिसके साथ उसके प्रेम संबंध थे उस महिला के, तो उसने उस होने वाले पति को बुलाया कहीं और उस पर तेजाब फेंक दिया। अरे भाई, उसे तो वैसे ही बता देता कि भाई तू कहीं और देख ले, है ना। यहाँ इंगेज है मामला पहले से ही। हमारे पास 2 केस आए हैं जिनमें महिला जो है 306 में वो है जो जिनके पति की डेथ हो गई और उनकी पत्नी को ही उसमें अपराधी FIR करा दिया है कि उनके घर वालों ने, लड़के के घर वालों ने, कि पत्नी की वजह से उसने आत्महत्या की है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, नहीं, तो इस प्रकार की भी प्रजाति की पत्नियां हैं फिलहाल समाज में, ऐसी बात नहीं है। तो सही हो सकता है सर। हाँ, ऐसा तो संभव है। सही कह रहे हैं सर। हाँ, लेकिन आई हम एग्री। तो जिधर से ना तो उनका पक्ष देखना है ना। अगर हम महिला की तरफ से तो हमें महिला, बिल्कुल भाई, देखो हमारा तो हित जो है अपने क्लाइंट के प्रति है। हम तो अपने क्लाइंट को बचाव करना है उसका, ठीक है। और इसके लिए हमें कानूनी तौर से हमें सुरक्षा प्रदान मतलब मिली हुई है। एक एडवोकेट को कहाँ मिली हुई है, कौन बताएगा? क्या सर? एक एडवोकेट को कानूनी सुरक्षा कहाँ मिली हुई है कि वो अपने क्लाइंट का हित, अपने क्लाइंट से जो उससे बातचीत की जाती है, मान लीजिए मेरा क्लाइंट है, मेरे क्लाइंट ने आके मेरे समक्ष, एविडेंस एक्ट, हाँ, एविडेंस एक्ट में है। एविडेंस एक्ट की कौन सी मुझे धारा पता में ही है? नहीं, बात है वो उसको शो नहीं करेंगे। कौन सी धारा में है? एविडेंस एक्ट की धारा है 122। आप बहुत नज़दीक पहुंच गई हैं। वो जो है ना वो उनको बोलते हैं प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशंस, है ना। यस सर, यस। 122 में तो जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है पति पत्नी के बीच की जो कम्युनिकेशन है वो प्रिविलेज्ड है। कम्युनिटी। हाँ, और जो आपकी एडवोकेट से संबंधित बात है वो 127-28 में कहीं है। एग्जैक्ट मुझे सेक्शन फ़िलहाल रिकॉल नहीं हो पा रहा है, लेकिन या तो 127 में है या 128 में है वहाँ। अगर, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, वहाँ केवल अपराध के होने के बाद की संसूचनाओं को प्रिविलेज्ड किया गया है। यदि अपराध करने से पूर्व कोई कम्युनिकेशन अपराधी के बीच वकील से हो रहा है और वहाँ वकील साहब उसे सलाह दे रहे हैं कि आप ऐसा ऐसा कर लो, तो वो वाली कम्युनिकेशन वहाँ 126 में है। हाँ, 126 में जी। हाँ 126 में वहाँ कम्युनिकेशन एक्सक्यूजेबल नहीं है। हाँ। अगर वो ऑफेंस करने से पहले सलाह ले लेता है और वकील साहब कह देते जाओ कर दो, हाँ, तो वहाँ वकील साहब की ड्यूटी है, बाउंड है कि वो उसको बताए, करें कि मेरा ये अपराध होने वाला है। हाँ जी, मुझे तो वकील साहब ने बताया था ऐसे ऐसे कर ले जाके, है ना। सुना होगा ना तुमने वो, जैसे बयान सिखाते हैं सर को। हाँ, जैसे वो बयान दिलवाते हैं बयान देने से पहले, जैसे बयान एक अलग चीज है। हाँ, वो तो आप अपने क्लाइंट को बयान तो समझा सकते हैं, आप अपने क्लाइंट को आराम से समझा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अब जैसे मतलब कि वो फिर वो क्या बोलेगा पकड़ते ही। लेकिन सर
देते तो वो उसके सलाह से ही तो देते हैं, वो हमारे क्लाइंट जो है वो वकील के सलाह से ही तो देते हैं बयान भी। हाँ तो उसे हम ऐसे कब थोड़ी मना ना अपनी तरफ से देते हैं। हाँ तो सदब आपकी इस बात को हम कब मना कर रहे हैं? हम तो आपकी बात को पानी दे रहे हैं, जो आप कह रही है उसी बात का हम पुरजोर समर्थन कर रहे हैं। अमित ने भी समर्थन किया आपकी बात का, है ना? शुक्रिया सर। तो वो मतलब ऐसा कोई काम मत कर देना कि पुलिस के 4 डंडे लगते ही वो कहे जाके कह ले जी मुझे तो जैसे जैसे वकील साहब ने कहा था वैसे वैसे कर दिया मैंने, तो है ना? तो वकील साहब भी 120 बी में लिपट जाएंगे, वकील साहब भी आपराधिक षड्यंत्र रचने की धारा में। सर कल 3 नंबर के यहाँ पर हुआ ये रीति थर्ड के यहाँ पर, हाँ उसको लड़की को याद कराया तो वो बिल्कुल जैसे जैसे उसने भाई अथवा बहन ऐसे कर करके उसने सारा वही दिया। फिर जब साहब ने उससे और वहीं पे क्वेश्चन कर लिया तो सर कहने लग गए कि भाई, उसने कहा कि रेड था या ग्रीन था, उसने कहा ग्रीन। सर कहने लग गए भाई वकील साहब अच्छी तरह याद करा के लाते हैं इनको, ये जो रटवाया हुआ आपने अथवा। हाँ। एक वो कुमार विश्वास बताते हैं ना कि वो खुर्जा साइड की तरफ की कोई रामलीला का एक प्रसंग बताते हैं वो, कि वो अंगद का जो पात्र कर रहा था उसमें रामलीला में, तो वो पड़ गया बीमार किसी वजह से। तो बीमार पड़ने की वजह से जिस दिन वो अंगद को पैर जमाना था ना रावण के दरबार में, तो उसके स्थान पे नया पात्र लेके आए वो। अब नया पात्र ले आए कोई वो जाट चौधरी या गुज्जर चौधरी पकड़ के। अब उसे कह दिया कि भाई तुझे इधर से पंडित जी बोलेंगे और जो पंडित जी बोलेंगे वो तुझे फिर रावण को कहना है। ऐसे ही होता था डायलॉग डिलीवरी ना रामलीला में, पर्दे के पीछे से डायलॉग कम्युनिकेट करते थे हल्की आवाज़ में, और फिर वो उसको बुलंद आवाज़ में वहाँ पात्र जो है स्टेज पे बोलता था। तो अब वो अंगद बिना रिहर्सल के अंगद खड़ा हो गया पैर जमा के। तो इधर पंडित जी ने कहा कि अंगद का डायलॉग बोला कि अंगद तुझे कहना हे रावण, सीता माता जगत जननी है और इसका अपहरण करके तुमने जो है बहुत बड़ा अन्याय किया है, और इनको जो है आप मुक्त कर दो, अन्यथा श्री राम आपका सर्वनाश कर देंगे। तो इतना लंबा डायलॉग तो भाई भूल गया। तो क्या कह रहा, हे रावण जैसे जैसे पंडित जी कह रहे हैं ऐसे ऐसे कर ले, नहीं तो तेरा नाश हो जाएगा। तो बहुत अच्छी बात। तो भाई ये सारी धाराएं जो हैं, इस धाराओं से संबंधित यदि कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट आती है तो वैसी प्रथम सूचना रिपोर्ट को जो है वो जहाँ तक संभव हो कोई न कोई महिला अधिकारी ही उसको दर्ज करेंगे, क्योंकि वो महिला की डिग्निटी से संबंधित है ना। ऐसे अपराध हैं कि जिसमें महिला के विरुद्ध कुछ इस प्रकार के अपराध हुए हैं कि वो पुरुष के साथ अपनी बात रखते हुए थोड़ा हिचकेगी, इसलिए उसके लिए यहाँ विशेष व्यवस्था की गई है कि इन धाराओं के लिए, इन धाराओं में यदि प्रथम सूचना रिपोर्ट आ रही है तो उसके लिए कोई महिला अधिकारी यथासंभव वो ही उसको लिखेगी। ठीक है इनू, क्लियर है? ये तो यहीं तक नहीं है सर, आगे ट्रायल तक भी यही है। हाँ, कि अगर संभव हो तो हाँ, महिला अधिकारी उसके ट्रायल को बिल्कुल 376 के बारे में ट्रायल के विषय में भी यही कहा गया है कि जहाँ तक यथासंभव हो तो कोई महिला पीठासीन अधिकारी ही ऐसे मामले को सुने। लेकिन ये संभव हो कहाँ रहा है? महिलाओं के विरुद्ध जो स्पेशल कोर्ट है एफटीसी फर्स्ट, जो महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के लिए बनी हुई है, उसमें पुरुष जज साहब बैठे हुए हैं। यस सर, है नहीं? तो ये दिनेश कुमार जी। हाँ, कौन बैठे हैं सर? वीरेश कुमार। अच्छा, वीरेश कुमार चंद्रा है क्या कोई वीरेश कुमार ही है? वीरेश कुमार ही है, इसका तो नाम फिलहाल हमारे यहाँ पर जो है वीरेश कुमार। एफटीसी फर्स्ट में तो कमलदीप जी थे, कमलदीप जी का तबादला हो गया, उनके स्थान पे आएंगे। यस सर, अभी रिसेंटली जो अभी वो हुआ था ना चेंज सब। अच्छा, तो विकास है, वीरेश नहीं है, विकास नहीं सर, वीरेश कुमार है हमारा जो वो पड़ता है ना, जो हमारा एरिया है, एरिया के अकॉर्डिंग तो हमारे यहाँ पे जो है वो वीरेश कुमार है। अच्छा, और नीचे
चलिए, और ये कह रहा है द रिकॉर्डिंग ऑफ सच इंफॉर्मेशन शैल बी वीडियोग्राफ्ड, और इस प्रकार की जो इतला है उसको अभिलिखित करने की वीडियो फिल्म भी तैयार की जाएगी। और सी पार्ट कह रहा है द पुलिस ऑफिसर शैल गेट द स्टेटमेंट ऑफ द पर्सन रिकॉर्डेड बाय अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अंडर क्लॉज ए ऑफ सब सेक्शन 5A ऑफ सेक्शन 164 एज सून एज पॉसिबल। और पुलिस अधिकारी यथासंभव शीघ्र व्यक्ति का कथन धारा 164 की उपधारा 5K के खंड K के अधीन न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अभिलिखित कराएगा। आप देखते होंगे 164 के बयान के लिए महिलाओं जो इस प्रकार के अपराधों से पीड़ित महिलाएं हैं उनके 164 के बयान होते हैं कोर्ट में। आप सभी वाकिफ़ हैं इस बात से। इज़ दैट क्लियर? और इसकी 154 की उपधारा 2 कह रही है अ कॉपी ऑफ द इंफॉर्मेशन एज रिकॉर्डेड अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी गिवन फोर्थ विद फ्री ऑफ कॉस्ट टू द इन्फॉर्मेंट। और ये कह रही है कि उपधारा 1 के अधीन जो अभिलिखित इतला की प्रतिलिपि है वो इतला देने वाले को तत्काल निशुल्क दी जाएगी, विदाउट कॉस्ट दी जाएगी, बिना किसी पैसा लिए दी जाएगी। ये तो सर सभी को दी जाएगी ना? हाँ, ये सबके लिए। हाँ, ये तो इस ये प्रोविजो में नहीं है, ये उपधारा 2 है, ये सब प्रकार के अपराधों पर लागू होगी। और उपधारा 3 क्या कह रही है? ये कह रही है एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय अ रिफ्यूजल on the part of officer in charge of a police station to record such the information referred to in subsection 1 may send the substance of such information in writing and by post to the superintendent of police concerned who, if satisfied that such information discloses the commission of a cognizable offence, shall either investigate the case himself or direct an investigation to be made by any police officer subordinate to him in the manner provided by this code, and such officer shall have all the powers of officer in charge of the police station in relation to that offence। तो ये कह रहा है कि 154(3) कह रहा है कि कोई व्यक्ति जो किसी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के उपधारा 1 में विनिर्दिष्ट इतला को अभिलिखित करने से इनकार करने से व्यतीत है। कई बार इंस्पेक्टर साहब कह देते हैं जाइए भागिए, हम नहीं लिखते आपकी रिपोर्ट, बेकार में बोगस केस लिए फिरते हो, फर्जी है, झूठा है, फलाना है, ढिमकाना है, कुछ भी व्हाट्सएवर, है ना। तो वैसी अवस्था में ऐसी इतला का सार लिखित रूप में और डाक द्वारा संबंध पुलिस अधीक्षक को भेज सकता है, जो यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसी इतला से किसी संज्ञेय अपराध का किया जाना प्रकट होता है तो वो या तो स्वयं मामले का अन्वेषण करेगा या अपने अधीनस्थ किसी पुलिस अधिकारी द्वारा इस संहिता द्वारा उपबंधित रीति से अन्वेषण किए जाने का निर्देश देगा, और उस अधिकारी को उस अपराध के संबंध में पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी की सभी शक्तियां होंगी, जिस भी अधिकारी को वो इंगित करेंगे। इज दैट क्लियर? हाँ जी जी सर। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। आप FIR हमने देखा, FIR का इसका प्रोसीडिंग पढ़ा। अगली क्लास में हम इससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट केस लॉज हैं उनको डिस्कस करेंगे, है ना। तो आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब बखैर, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। थैंक यू सर।